अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे पास एक सवाल है जिसकी जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज हमने परफॉर्म करनी है और अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो इस सवाल का हम आगाज़ करते हैं। इस सवाल में हमारे पास जो फिगर्स दी हुई हैं उनको हम थाउजेंड्स में लिखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर करेंसी PKR अपोस्ट्रोफी आपको ज़ीरोस थाउजेंड्स ऐड कर दिए ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो जाए और हमें जो है वो एडिशनल जो है वो ज़ीरोस जो है वो ऐड ना करने पड़े। ओवरऑल ये सवाल एक बहुत ही इंतहाई आसान सवाल है, कोई इसमें ख़ास ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो। लेकिन यस, इसमें एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम भी रखा है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि एक वो स्टूडेंट जो बेसिक अकाउंटिंग जिसको शुरू कराई जा रही है, सिखाई जा रही है अकाउंटिंग एंट्रीज़, उसको ये क्वेश्चन करवाना चाहिए। क्योंकि इसमें दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं कि जो इनिशियल स्टेज के ऊपर समझाना मुश्किल है। अब इसमें होता ये है कि दो किस्म की आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। एक वो इंस्ट्रक्टर होता है जिसको चीज़ों का पता होता है और वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ समझाएगा, लेकिन सारी बात है उसमें टाइम बहुत लगता है। दूसरा इंस्ट्रक्टर ऐसा होगा कि जिसको चीज़ों का पता तो होता है, लेकिन वो कहता है कि यार छोड़ो, कौन इतनी डिटेल में जाए, बच्चों को तो ये भूल ही जाना है। एक सेमेस्टर में ये क्वेश्चन करना है, फिर अगले सेशन में किसी ने देखना भी नहीं इस क्वेश्चन को। तो बस ऊपर ऊपर से समझा दो और डिटेल में मत जाओ। और एक तीसरा शख्स वो होता है जिस बेचारे को पता भी नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है जिसको पता ही नहीं है उससे क्या शिकवा करना कि वो क्या समझाएगा आपको। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो देख के लग रहा हो कि मैं नेगेटिव रिमार्क्स पास कर रहा हूँ। मैं नेगेटिव रिमार्क्स पास नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो ट्रेनर हूँ। तो मैंने ये चीज़ फेस की है, इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को जो फ़र्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल सही डायरेक्शन दे रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर मेरे साथ कोई डिबेट करना चाहता है तो वो मेरे साथ डिबेट भी कर सकता है इसके ऊपर कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। और रेफरेंसेस भी मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप रेफरेंसेस दे दीजिए IFRS के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के, IAS के, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, और जो भी बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी बुक्स के, कैपलन की बुक्स हैं, BEP हैं, ठीक है, और भी बेशुमार बुक्स जो हैं वो फ्रैंकवुड की बुक है। आपको बेशुमार बुक्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा आप ये वीडियो सुनिएगा और आप जो है वो इसको देखिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद 2500,000 2.5 मिलियन इन द बैंक। ओनर इन्वेस्ट कर रहा है पैसा बिजनेस में, सो इट्स कैपिटल। और डायरेक्ट बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2.5 मिलियन से। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। ऑफिस फर्नीचर आप परचेज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑफिस फर्नीचर जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसका पर्पस मेंशन नहीं है। ऑफिस फर्नीचर, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक ₹150,000 फॉर रीसेल पर्पजेस और फॉर यूज़, दोनों में से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। जब कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम आइटम की नेचर पे चलते हैं। ऑफिस फर्नीचर का मतलब क्या है कि ऐसा फर्नीचर जो आपने ऑफिस के लिए परचेज़ किया यूज़ के लिए, तो इसको हम एसेट कंसिडर करेंगे। अब ये परचेज़ ऑफ एन एसेट है, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। ये मैंने परचेज़ ऑफ एन एसेट की जो है वो एंट्री परफॉर्म की है। सो एसेट डेबिट होगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट वन, बॉट मशीनरी 750,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्लानर। ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 3 सेम है, फ़र्क ये कि वो कैश ट्रांजैक्शन थी, नंबर 2 ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एसेट परचेज हो रहा है तो एसेट को हम डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और प्लानर, प्लानर हमारा क्रेडिटर है, पेबल्स है, जैसे भी आपके ट्रेनर ने समझाया आपको, और हम अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर क्रेडिटर भी आ सकता है, मैं पेबल्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पेबल्स प्लानर लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 750। उसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, इस क्वेश्चन में ये फॉल्ट है। अगर आप खुद सोचें, आप जब खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आपको कहा गया कि अकाउंट्स बनाने हैं। आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसका, जब तक आपके पास अमाउंट नहीं है। यहाँ पर अमाउंट ही मेंशन नहीं है। मैं एंट्री पास कर सकता हूँ कि एसेट परचेज हो रहा है तो वैन अकाउंट डेबिट होगा, पेमेंट बाय चेक हो रही है बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा,
लेकिन मैं अमाउंट एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस सवाल में 100,000 की अमाउंट जो है वो मैंने अज्यूम की है कि ये एसेट जो है वो मैंने जो है वो 100,000 रुपीज़ का परचेज़ किया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में प्रॉब्लम है और काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है इसमें। मैंने आपको बताया जैसे अर्ली स्टेज के ऊपर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक फॉल करता है नॉन करंट एसेट्स के टॉपिक में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, IAS 16 में, IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें टॉपिक है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसमें हम एसेट के सेल के ऊपर गेन या लॉस फाइंड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को टेक्निकली यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। हमने एक फर्नीचर जो है, सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर नॉट सूटेबल फॉर होम। आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया था, कहाँ पे? ट्रांजैक्शन नंबर 2 में। इसका लिंक इससे बनता है। तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं था और आपने इसको कुछ फर्नीचर को 60,000 का, ये आपकी सेल प्राइस है, देखें फॉर लिखा हुआ है, फॉर मतलब 60,000 का सेल किया है। किसको? जे वॉकर को, क्रेडिट पर, उधार पे। तो यहाँ पर आपने फ्यूचर में 60,000 रिसीव करना है, तो आपका रिसीवेबल्स डेटर्स जे वॉकर डेबिट हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो क्रेडिट साइड पे है। यहाँ पर आपको अगर कोई शख्स, वेबसाइट, ट्रेनर, किताब अगर आपको ये कहती है, किताब आपको ये बात नहीं बोलेगी वैसे, कि यहाँ पर सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पर वो बोलते हैं जी कि सेल्स अकाउंट को जो है वो आप क्रेडिट कर दें, तो ये गलत है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ रॉन्ग। वजह उसकी, सेल्स का वर्ड यूज़ होता है गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेल्स का मतलब होता है वो आइटम्स आपने सेल किए जो आपके रेगुलर आइटम हैं। आपने गुड्स को, इन्वेंट्री को, स्टॉक को सेल किया है, ये वो आइटम्स होते हैं जो आप इस इंटेंशन से बाय करते हैं कि आपने इनको फ्यूचर में सेल करना है। ऑफिस फर्नीचर आपने सेल किया है, ऑफिस फर्नीचर आपने परचेज इसलिए नहीं किया होता रियल लाइफ में भी कि आपने उसको फ्यूचर में फ़ौरन सेल करना है। हाँ, आपको पसंद नहीं आ रहा, ख़राब हो गया, पुराना हो गया, फिर आप सेल करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स या डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। हम इसकी एंट्री ये नहीं कर सकते, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। इसके लिए हम जो अकाउंट यूज़ करते हैं वो डिस्पोजल का यूज़ करते हैं अकाउंट। इसमें 3 एंट्रीज परफॉर्म की जाती हैं। मैं बाकी 2 एंट्रीज आपको नहीं समझा सकता, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी इसके ऊपर। फ़िलहाल चूँकि ये एक असाइनमेंट होगी या आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आप इसकी एंट्री जो है वो रिसीवेबल्स डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट कर देगा। अगर आपके टीचर ने ये गलत कर दी तो आई एम सॉरी, या तो उस बंदे को ये बात पता नहीं है या फिर पता है और वो अवॉइड करना चाह रहा है। आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दैट। तो इसमें किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने डिबेट करनी है तो फिर मैं उससे IAS 16 के रेफरेंस से बात करूँगा, तो फिर अगले बंदे को भी मेरी बात को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। और अगर आप में से किसी ने इस चीज़ को देखना है तो ifrs.org की वेबसाइट पे जाए, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के टॉपिक में जाए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा खुद ही कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। सो इसकी एंट्री जो है वो रिसीवर्स डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ, अगर ये फर्नीचर कैश पे सेल हो रहा था तो यहाँ पर कैश आ जाता है, यानी कि एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद आपने प्लानर से एक मशीनरी खरीदी 3 में 750,000 की, तो आप उसको पैसे वापस कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, आपका पेएबल्स प्लानर जो है वो डेबिट हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपने ये जो 5th में आपने एसेट सेल किया था जे वॉकर को, ये जे वॉकर आपको वो पैसे दे रहा है। सारी बात है, आपको ये पैसे दे रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा और आपने इससे पैसे फ्यूचर में रिसीव करने थे, वो आपने रिसीव कर लिए, तो आपका रिसीवेबल, डेटर, एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए रिसीवेबल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर आपने मज़ीद मशीनरी परचेज़ की है, कोई ख़ास ट्रांजेक्शन नहीं है, पुरानी ट्रांजेक्शन की रिपीटिशन ही है, परचेज़ ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेएबल्स और प्लानर लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रेडिटर्स भी सकते हैं। 9 नंबर, आपने कैश जो है वो विड्रॉ किया है बैंक से, ये ड्राइंग्स नहीं है, आप बैंक गए, आपने बैंक से कैश निकाला, अपने ऑफिस ले आए, ठीक है। तो आपने इसमें कैश टिल का वर्ड भी यूज़ होता है कि आपने मशीन में पैसे रख लिए, अक्सर ऑफिस में मशीन होती है, जैसे फास्ट फूड में आप जाते हैं तो
तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक बैलेंस आपका कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न फॉल्टी मशीनरी, अब इसका ताल्लुक 8 से बनता है, क्योंकि देखिए थर्ड में आपने परचेज़ की थी मशीनरी और आपने उसकी पेमेंट कर दी थी, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका ताल्लुक 8 से ही बनता है। क्या आपने 280 की मशीन परचेज़ की, हो सकता है कोई मशीन ख़राब हो, आपने वो वापस कर दी, सारी बात है अभी आपने पेमेंट की, तो इसी एंट्री का यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा। इसको हम परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं बोलेंगे। अगेन परचेज़ का वर्ड गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिटर्न ऑफ एसेट है, ये लव्स एप्रोप्रिएट है। परचेज़ रिटर्न्स का वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। सो जो हमने परचेज़ की एंट्री की थी मशीनरी डेबिट पेएबल्स प्लानर्स क्रेडिट, उसी को हम रिवर्स कर देंगे। हम अपना एसेट को डिक्रीज़ कर देंगे और हम अपने जो है वो लाइबिलिटी को भी डिक्रीज़ कर देंगे। खैर, आप इस क्वेश्चन को एक और अंदाज से भी देख सकते हैं, मैंने किया है सॉल्व। अगर ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हो सकता है आपके लिए, तो अगला बंदा जो है अगर वो आपको डॉज करने की कोशिश करेगा तो वो इस तरह से डॉज कर सकता है कि जी ऑफिस फर्नीचर को आप गुड्स ही ट्रीट कर लें। तो कोई मसला नहीं है, हम अगर ऑफिस फर्नीचर को गुड्स ट्रीट करना चाहते हैं कि जी आपने फ़र्नीचर इसलिए ख़रीदा, आप ऑफिस फर्नीचर का कारोबार करते हैं, अगर इस तरह से लॉजिक पेश की जाती है आपको, तो गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करनी है तो कोई मसला नहीं है। एसेट का वर्ड परचेज से रिप्लेस हो जाएगा, परचेज अकाउंट आपका डेबिट है। अगर आप पाकिस्तानी और इंडियन ऑथर्स को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट को भी हम जो है वो डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो बंदा कहता है जी कि ये तो ऑफिस फर्नीचर था, ये हमने ख़रीदा था, हमने इस इंटेंशन से ख़रीदा था कि हमने इसको फ्यूचर में बेचना है, ये तो रेगुलर सेल्स है आपकी, तो फिर उस सूरत हाल में आपकी एंट्री ये बनेगी, रिसीवेबल्स जे वॉकर एंड सन्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और फिर अगर ये कहा जाता है कि जी मशीनरी भी हमने इसलिए ख़रीदी थी कि हमने फ्यूचर में बेचनी है, तो मशीनरी की परचेज़ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो मशीनरी हम वापस कर रहे हैं ये हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत हाल में हम परचेज़ रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने इसके अकाउंट्स नहीं बनाए, पहले आप बेहतर ये कि आप इसको समझिए और फिर उसके बाद अगर आपको इसके अकाउंट्स की या डिस्पोजल की या किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं इसकी वीडियो जो है वो बना दूँगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।